जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा ईएस एकेडमी में। और ये हमारी जो पॉलिटिक्स सीरीज चल रही थी, ये उसका अगला पार्ट है। और इस पार्ट के माध्यम से हम आज आपको उपराष्ट्रपति कराएंगे, क्योंकि हमने राष्ट्रपति आपको करा दिए हैं। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के अंतर्गत आप देखते होंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या हैं, राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को छोड़ देते हैं। कारण क्या है, ये कहते हैं उपराष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यदि आप गौर से देखोगे तो उपराष्ट्रपति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राष्ट्रपति। कैसे? मैंने आपको शुरुआत में एक चीज कराई थी कि आपने देखा होगा, जैसे कि यदि हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही थी जिस कंडीशन में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं, तो उन कंडीशन में राष्ट्रपति का पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। पहली चर्चा हमारी ये रहेगी, आखिर राष्ट्रपति का भारत में क्रम कौन सा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति दोनों की तुलना करके देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन से किस प्रकार अलग है। अगला हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को तो शपथ कौन दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, अगला हम इसमें आज पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आज हम ये भी देखेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसकी भी बात करेंगे हम आज। उसके बाद इसमें हम ये देखेंगे और हम अमेरिका या अन्य देशों के उपराष्ट्रपति से थोड़ी तुलना भी करके देखेंगे यहाँ पर। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि शुरुआत से मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको वो चीज़ें कराऊं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हालांकि नॉलेज तो आपको मिले ही, लेकिन उसके अलावा आपको क्या है, कह सकते हैं एग्जाम में भी क्वेश्चन की मांग होनी चाहिए। मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में दुविधा होती है। तो उसी दुविधा को आज हल करेंगे और उपराष्ट्रपति से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसी की बात कर लेते हैं। आखिर जो पहले मैंने शुरुआत में आपको जब राष्ट्रपति करा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा व्यक्ति कौन सा है जिसका सर्वोच्च पद है, तो ध्यान रखना उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भारत में सर्वोच्च पद होता है। क्लियर हुआ? अगला बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन यदि ये आ जाता है कि आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको दूसरा स्थान बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है इसका निर्वाचन के बारे में, कि इसका निर्वाचन किस तरीका से होता है। क्या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से होता है या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है? तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसके पॉइंट चाहो तो नोट भी करते चलना। तो पहला हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन वनडे एग्जाम पूछ सकता है, लेकिन पीसीएस और यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला है आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद इसका स्थान है। ठीक है, ऑफिशियली अगर देखें हम तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। क्लियर? अगला हम देखते हैं इसका निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन जनता द्वारा नहीं, ध्यान रखना, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब हम अप्रत्यक्ष तरीके की बात करें तो हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है तो इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो यदि हम इसके निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति होते हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हम देखें कि इसमें कौन कौन होंगे, तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, मैं क्लियर करूंगा अभी आपके सामने। अगला,
राज्य विधानसभा के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। अब मैं आपको तुलना करके भी बताऊंगा। अब देखो, पहला ये कह रहा है कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। देखो, मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? मनोनीत सदस्य वो सदस्य होते हैं जिनको जनता चुनकर नहीं भेजती, बल्कि राष्ट्रपति जी द्वारा उनको चुना जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, ठीक है, इनसे क्या होते हैं, इनमें पारंगत होते हैं। वो व्यक्ति बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो वो बिना चुनाव लड़े संसद का अंग बनते हैं, इसलिए उनको मनोनीत सदस्य बोल देते हैं हम। तो ध्यान रखना, अब राष्ट्रपति के चुनाव में तो मनोनीत सदस्य का कोई मतलब ही नहीं होता है, वहां निर्वाचित सदस्य होता है। लेकिन ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, तो ध्यान रखना निर्वाचित नहीं, यहां निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। क्लियर हुआ? यानी संसद के लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत। ध्यान रखना, लोकसभा में तो मनोनीत सदस्य 2 थे एंग्लो इंडियन, उनको अब समाप्त कर दिया गया है। अब केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य बचे हैं 12, ठीक है, तो वो व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। अगला पढ़ते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। ध्यान रखना, और उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि अब तुलना हम राष्ट्रपति से करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्लियर हुआ? चलो अगली बात आती है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, इसलिए उसके चुनाव में राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लेते हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि यह शब्द किसने बोला है उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर हुआ? आगे, और ये राष्ट्र के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, इसलिए। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्य सामान्य है, उसका मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। यानी कि मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वह भारत का उपराष्ट्रपति ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कोई और है और उपराष्ट्रपति कोई और है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संविधान ने स्पष्ट तरीके से क्लियर किया है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेगा वही व्यक्ति राज्यसभा का ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। अगली बात करें हम, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति की तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होता है। सेम कंडीशन वही जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, वही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। जैसे कि 3 से 4 व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े, A, B, C, D। अब जो संसद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो वोटिंग चारों सदस्यों को करेंगे। A को भी करेगा, B को भी करेगा, C को भी करेगा और D को भी करेगा। यानी एक व्यक्ति वोट जितने कैंडिडेट खड़े होंगे सबको वोट देगा बारी बारी से, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर कि वह व्यक्ति पहले किसको चाहता है, दूसरे पर किसको चाहता है, तीसरे पर किसको चाहता है। तो इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और 2 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बहुमत में निकले होंगे आगे, लेकिन जो बाकी कैंडिडेट होंगे वो उनको हम खत्म कर देंगे और उनके वोटों को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे उन 2 कैंडिडेटों के बीच में। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद अगला आता है इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं, यानी कि अर्हताएं, इसकी योग्यता क्या क्या है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को यदि उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि यदि तुम्हारे लिए यदि उपराष्ट्रपति पद की बात आए, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। अब सपोज करोगे कि सर हमारी उम्र तो अभी 21-22 साल है,
तो ध्यान रखना, जब तक तुम 35 वर्ष के नहीं होगे तब तक तुम्हें उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन यदि हम राष्ट्रपति से तुलना करें तो राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि राज्यसभा का सदस्य बनने की यहां में योग्यता है तभी आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए समझा जाएगा। क्लियर हुई। यदि अगली देखें हम कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर ना हो, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति भी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, राज्यपाल, मंत्री और इवन उपराष्ट्रपति भी ये लाभ के पद नहीं होते हैं, और बाकी जितने सारे पद होते हैं सब लाभ के पद कहलाएंगे। जो सरकारी पद होंगे सारे लाभ के पद कहलाएंगे। यदि हम अगली बात करें, उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और यदि हम राष्ट्रपति से तुलना करें तो राष्ट्रपति, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उम्मीदवार है, तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और आरबीआई के खाते में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। इतनी ही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा इस पर रिवीजन करा देता हूं एक बार। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अगला, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य मंत्री किसी लाभ के पद नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। एक बात क्लियर हुई आपकी। पहले आपसे यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का पद, स्वयं उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल और केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री, ये जो व्यक्ति हैं ये लाभ के पद में नहीं आते। इनके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो पद हैं वो लाभ के पद हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी राज्य का राज्यपाल है तो वह व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, वो व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, यदि चुनाव व्यक्ति लड़ लेता है और वो जीत जाता है और जीतने के बाद उसको यदि शपथ ग्रहण से पहले उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत में यह प्रावधान है संविधान में कि एक व्यक्ति एक पद के लिए ही दावेदार होता है। वह एक साथ 2 पद का निर्वहन नहीं कर सकता। केवल और केवल उपराष्ट्रपति का ही पद है जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी होता है और उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। क्लियर हुई? ठीक है। अगली बात कर लेते हैं शपथ ग्रहण के बारे में। तो ये वही बात बोलते हैं, मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। राष्ट्रपति उसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यानी कि ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब देखो कुछ शर्तें भी हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो पहले बात करें, वह संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर हो तो उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व सदन की सीट त्याग दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ना तो लोकसभा और ना तो राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का सदन है, या फिर राज्य विधायिका की बात करें तो उसका भी सदस्य है, तो पद ग्रहण से पूर्व उसे वो पद त्यागना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है, वह लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इतना हमने किया क्लियर। अब उसके बाद यदि हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसके बारे में, मतलब उसकी जो अवधि होती है पद की वो कितनी होती है। तो उपराष्ट्रपति पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है? कुछ दिमाग में थोड़ा क्लिक किया तुम्हारे?
क्योंकि जब मैंने आपको राष्ट्रपति कराए थे तो आर्टिकल 57 कराया था। तो आर्टिकल 57 में मैंने आपको यह बताया था कि राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, यानी कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति है वर्तमान में और दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, दोबारा मतलब जितनी चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वह कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, संविधान ने उसके बारे में कोई भी बाउंडेशन, कोई भी बाध्यता नहीं लगाई है, क्लियर रखना। अगला, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। लेकिन कब से कब तक, ध्यान रखना, शपथ ग्रहण के दिन से लेकर 5 वर्ष तक। क्लियर हुआ? यानी कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने शपथ को ग्रहण कर लिया कि मैं संविधान का पालन करूंगा, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा करूंगा, तो जिस दिन से शपथ लेने से दिन तक और 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? वह त्याग पत्र भी दे सकता है, यानी वो पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। पदावधि पूर्ण होने से पहले भी 14 दिन का नोटिस जारी करके उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सपोज करो जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति को हटा रहे थे, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया का मैंने जिक्र किया था, वो किया था महाभियोग, आर्टिकल 61। यानी कि राष्ट्रपति को यदि हम हटाना चाहें तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान मिलेगा, आर्टिकल 61 यानी कि 61। उसके तहत संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में यह मुद्दा उठाया जा सकता है, या लोकसभा चाहे या राज्यसभा चाहे किसी को उठा दो। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन थी कि 1/4 सदस्य उनके हस्ताक्षर होनी चाहिए, उसके अलावा दोनों सदनों से 2/3 से पारित होना चाहिए, तब वो हटाया जाएगा। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो इसकी जो पहल करने का अधिकार है वो केवल और केवल राज्यसभा को ही है। लेकिन यहां स्पेशल महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यदि हमें उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो उसको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, और 14 दिन के बाद राज्यसभा प्रस्ताव को लाएगी कि हमको उपराष्ट्रपति को हटाना है। अब हम आगे देखते हैं। पदावधि पूर्ण होने से पहले भी 14 दिन का नोटिस जारी कर उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा द्वारा संकल्प करके पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। लोकसभा की सहमति जरूरी है। संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। यानी कि पूर्ण बहुमत, ध्यान, यानी कि विशेष बहुमत से ही हट सकता है। अगला हम देखते हैं पद रिक्तता, यानी कि उसकी पद है, अगर उसका पद खाली होता है तो किन किन कंडीशन में उसको, उसके कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कार्यकाल खत्म होने वाला हो तो कार्यालय खत्म होने से पहले निर्वाचन करवाना होगा। यानी कि जब उसका कार्यकाल खत्म हो रहा हो तो हमको चुनाव कराने होंगे। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या फिर त्याग पत्र देने पर, उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु पर, यदि निर्वाचन अवैध हो, ये कुछ कंडीशन है जिन कंडीशन पर वह अपने पद को खाली कर देगा। यहाँ तो उसका जो निर्वाचन है वो अवैध तरीके से हुआ हो, यानी कि जो जिस प्रकार से वो चुना गया था वह तरीका जो इलीगल हो। अगला है उसकी मृत्यु हो जाए। अगला है वह बर्खास्त हो जाए, ठीक है, उसको बर्खास्त कर दिया जाए। राज्यसभा ने संकल्प पारित कर दिया हो, फिर लोकसभा ने पारित कर दिया हो पूर्ण बहुमत से, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाए तो वो त्याग पत्र दे ही देगा। अगला है उसका कार्यकाल खत्म हो जाए। अब हम देखते हैं चुनाव विवाद। ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात कराई थी, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने का अधिकार, उस चुनाव विवाद को सुलझाने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। तो क्लियर हुई बात, यानी कि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने का क्या मतलब है? अब आप कहने लगो कि सब निर्वाचन मंडल कंप्लीट नहीं था और इस आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध तरीके से हुआ है। आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्वाचन मंडल में जितने लोग होंगे उनसे ही राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति तो था ही नहीं, वो व्यक्ति तो था ही नहीं,
निर्वाचन अनकंप्लीट है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, स्पष्ट कर दिया गया है। अगला है चुनाव से संबंधित वाद विवाद निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। यानी कि ध्यान रखना, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली होती है, कोई गलती होती है, तो उसका निपटारा करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं। क्लियर कर लेना, इस पर स्टार लगा लेना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी विवाद सुलझाने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है, और उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई चुनाव गलत तरीके से हुआ है तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। यदि प्रोसेस हुआ और जांच हुई, और जांच होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि भाई चुनाव सही तरीके से हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देगी? आप कुछ नहीं बोल सकते, हमारा अंतिम डिसीजन है, हमारा फाइनल डिसीजन है कि यह चुनाव सही तरीके से हुआ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही अंतिम होगा। क्लियर हुई? अब एक कंडीशन और आती है, अगर यदि कोई व्यक्ति क्या हो, पद ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और पद ग्रहण के बाद और वह व्यक्ति कम से कम 1 साल तक उसने पद को ग्रहण कर लिया, तब अपने मुद्दा उठाया, तो उस बीच जो उसने कार्य किए होंगे उन कार्यों का क्या होगा? क्या वह कार्य अवैध होंगे या फिर वैध होंगे? तो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर उच्चतम न्यायालय निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो पहले कार्य किया गया है वह वैध ही होगा। क्लियर हुआ? यानी कि जो 1 साल तक जो काम किए हैं वह सारे काम वैध होंगे, यानी कि वो काम लीगल होंगे, उनको अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों द्वारा जो कार्य होंगे वो लीगल होंगे, और उसके बाद जब क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति अवैध तरीके से पद को ग्रहण किया है, तो उस दिन से जो कार्य होंगे वो सब इलीगल होंगे। क्लियर हुई बात? चलो, अब कुछ हम शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, शक्तियां और कार्य। यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, पहली बात। ठीक है, या राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। अगला, इस संदर्भ में उसकी शक्तियां बकर लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती हैं। यानी कि जब उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो ध्यान रखना, इसकी वही शक्ति होती है जो शक्ति लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की होती है। क्लियर हुई बात? राष्ट्रपति का पद कुछ समय के लिए रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद कुछ कंडीशन में, यानी कि मृत्यु हो जाए, उसकी त्यागपत्र दे दे, या फिर उस पर कोई और आरोप लग जाए, महाभियोग लगा दिया जाए उस पर, तो उन कंडीशन में यदि पद रिक्त है तो उन कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। ये उसकी शक्तियां हैं। ठीक है, ये उसके कार्य भी हैं। ठीक है, और ये काम कब तक कर सकता है? 6 महीने तक, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या और भी कोई दुविधा हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य है। क्लियर हुई? तो 6 महीना तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता रहेगा। अगला है, इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, इस दौरान वह उपसभापति उसका कर्तव्य करेगा। क्लियर हुई बात? यानी कि सपोज करो आप कि राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से पद पर नहीं है, लेकिन उसके पद को हम खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो उसके कार्यों का और उसके पद का जो निर्वहन करेगा उस दौरान उपराष्ट्रपति करेगा। अब उपराष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन अब राज्यसभा के सभापति की अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि भी जो उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो इन कंडीशन में क्या होगा? राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वह राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। क्लियर हुई बात? चलो दोबारा बताता हूं मैं। यानी कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त है, ठीक है, और उस कंडीशन में राज्यसभा का जो अध्यक्षता का काम वह उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में एक तो उपराष्ट्रपति हो गया, लेकिन एक उपराज्य सभापति भी होता है, तो उपराज्य सभापति उस दौरान कार्यकाल संभालेगा।
अगला देखते हैं भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना। ठीक है, चलो तुलना करके देख लेते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तब तक बना रहता है जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए, और अमेरिका का तब तक जब तक पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म ना हो जाए। क्लियर हुआ? यानी कि हमारा राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आ जाए। यानी कि राष्ट्रपति यहां पे हमारा पद रिक्त हो गया और नए राष्ट्रपति आने में 6 महीने का समय है अभी, तो जब तक बना रहेगा तब तक नया राष्ट्रपति शपथ ना ग्रहण कर ले। लेकिन अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में यह है कि जब तक पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, तब तक ये प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर रखना, यानी कि अमेरिका का तब तक जब तक पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म ना हो जाए, और हमारे यहां पे क्या है, कार्यकाल खत्म हो या ना हो चुनाव करा दिए जाते हैं, और 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, तब तक उपराष्ट्रपति पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति को कुछ लोग हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं, क्योंकि उसे उसकी क्षमता अनुसार कार्य नहीं दिए गए हैं। चलो ये तो क्या देख लेते हैं, क्योंकि भाई जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का इतना बड़ा पद है उस हिसाब से उसे उतने कार्य नहीं सौंपे जाते हैं। क्लियर हुई बात? अब अगला देखते हैं इसकी उपलब्धियां या फिर वेतन। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते उसे वेतन मिलता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के नाम से कोई वेतन नहीं मिलता है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसे वेतन मिलता है। क्लियर हुआ? यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसे वेतन मिलता है। अब मैं 2020 के अनुसार वेतन बता रहा हूं, उनका वेतन 4 लाख रुपए पर मंथ है। क्लियर हुई बात? अगला है उनको निःशुल्क आवास मिलेगा, उनको फोन की सुविधा मिलेगी, कार मिलेगी, चिकित्सा सुविधा मिलेगी और अन्य फैसिलिटी मिलती हैं। यदि आप उपराष्ट्रपति बनते हो तो इन सारी सुविधाओं का उपभोग करोगे, आप बिल्कुल बिंदास और मजे से करोगे। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के समान वेतन मिलता है। इस पर स्टार लगा लेना कि यदि कोई उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होकर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा तो उसे सारे परलब्धियां, वेतन, भत्ते सब राष्ट्रपति की तरह ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना था इसमें, और मैंने उम्मीद की है कि आपको उपराष्ट्रपति को एक ही क्लास में फिनिश कर किया है मैंने, और आप इसको 1 से 2 बार देखना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बिंदास रहिए, क्योंकि एक बार में स्टार लगा के नोट्स बना लेना, इतना ही आपको बस करना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।